दोस्तों, अगर आप टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप स्टील बर्ड का नाम जरूर जानते होंगे। दोस्तों, स्टील बर्ड भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी हेलमेट बनाने वाली कंपनी है। स्टील बर्ड आज लगभग 20,000 हेलमेट डेली बेसिस पर तैयार करती है और आज स्टील बर्ड का जो कारोबार है वो भी लगभग 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी कंपनी है उतना ही कंपनी का इतिहास भी संघर्ष भरा रहा है। दोस्तों, कंपनी को एक ऐसे शख्स ने खड़ा किया था जो पाकिस्तान से आया था और ऐसे समय में जब पाकिस्तान से आकर उनके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, उन्होंने भारत में आकर काफ़ी संघर्ष करके ही इतनी बड़ी कंपनी को बिल्ड किया। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बिजनेस केस स्टडी इस चैनल पर लगातार लाते रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी है सुभाष कपूर की। दोस्तों, सुभाष कपूर का परिवार आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के ही झेलम ज़िले में रहा करता था। हालांकि झेलम ज़िला आज पाकिस्तान के हिस्से में है। वहाँ पर इनका अच्छा खासा कारोबार भी था। इनका जो परिवार था वो बर्तन, ज्वेलरी से लेकर और भी 26 तरह के जो कारोबार थे उनमें से जुड़ा हुआ था और फैमिली के पास अच्छा खासा पैसा था। उस समय में इनकी जो फैमिली थी वो झेलम ज़िले की रईस फैमिलियों में इनका नाम आया करता था। इस तरह से इनका जो कारोबार था वो अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 1947 से पहले सुभाष कपूर की माँ अपने बेटों के साथ हरिद्वार दर्शन के लिए आई और जब वो दर्शन के लिए आई थी उसी समय पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया। इस तरह से सुभाष कपूर की माँ अपने बच्चों के साथ हिंदुस्तान में रह गई और इनके पिताजी उस टाइम तक पाकिस्तान में ही रह गए थे। लेकिन बाद में काफ़ी मशक्क़तों के बाद इनके पिताजी भी हिंदुस्तान आए और रास्ते में इनको काफ़ी पीटा भी गया, इसीलिए इनके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। किसी तरह से जुगाड़ करके कपड़े पहनकर ये वापस हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आकर इनकी फैमिली तो मिल चुकी थी लेकिन अब इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इनका जो पूरा साम्राज्य था वो पाकिस्तान में छूट चुका था। अब इनके पास सर्वाइव करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए सुभाष कपूर के पिता हरिद्वार में ही रहने लगे। 4 साल तक इन्होंने रहकर वहाँ पर नौकरी की, अपने परिवार को जैसे तैसे पाला। फिर साल 1956 में ये दिल्ली में आकर बस गए। दिल्ली में आकर अपना कोई छोटी मोटी नौकरी कर कर वहाँ पर कुछ सेविंग को जोड़कर इन्होंने अपना थैली बनाने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बेसिकली उस समय पर नमक कपड़े की थैलियों में भरकर बाज़ार में बिका करता था, तो ये कंपनी के लिए 1 किलो और 2.5 किलो की थैली बनाकर कंपनी को बेचा करते थे, जिस पर इनको हर थैली पर लगभग 25 पैसे का प्रॉफिट भी होता था। उस समय पर सुभाष कपूर मैट्रिक की परीक्षा भी दे रहे थे और अपना साथ ही साथ काम भी कर रहे थे। इवन इनकी जो पूरी फैमिली थी वो उस थैली के बिजनेस में ही थी और इन्होंने अपने उस बिजनेस का नाम रखा था कपूर थैली हाउस, जहाँ पर ये अपने उस कपड़े की थैलियों को सिलकर उसका कारोबार कर रहे थे। लेकिन कुछ ही सालों में सन 1960-62 तक आते आते इनकी जो सेविंग्स थी वो बढ़कर 5 से 6 हज़ार तक की हो चुकी थी। और तभी इनके एक दोस्त ने इनको एक आइडिया दिया कि क्यों ना तुम ऑयल फ़िल्टर बनाने का काम शुरू करो, क्योंकि उन्होंने इनको ऐसे सपने दिखाए कि ऑयल फ़िल्टर का काम अभी काफ़ी चल सकता है, क्योंकि उस समय पर मोटर गाड़ियाँ भारत में नई नई आनी शुरू हुई थी, तो फ्यूचर इन्हीं सब चीज़ों का था। इसलिए इनके दोस्त ने इनको फ़िल्टर बनाने का आइडिया दिया। तो इन्होंने अपने उस दोस्त की सलाह को मानते हुए ऑयल फ़िल्टर बनाने का कारोबार शुरू किया। शुरुआत में इन्होंने केवल 1 दर्जन फ़िल्टर ही बनाए और उनको 18 रुपये में दिल्ली की मार्केट में बेचा और इनकी जो उस पर लागत थी वो 12 रुपये आ रही थी। इस तरह से इनको एक फ़िल्टर पर सीधे सीधे 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। इससे इनका जो मोटिवेशन था वो भी थोड़ा बढ़ा और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कारोबार को और बड़े लेवल पर किया जाए। लेकिन एक तरफ इनका जो थैली का कारोबार था वो चल रहा था, दूसरी तरफ फ़िल्टर का कारोबार है वो भी चल रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अगर दोनों कारोबार को एक साथ करेंगे तो शायद हम उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने अपने जो थैली बनाने का कारोबार था उसको बंद करते हुए अपना पूरा फोकस अपने फ़िल्टर बनाने के कारोबार पर लगा दिया और ये अपने फ़िल्टरों को बनाकर दिल्ली की मार्केट में दुकानदारों के पास ही उसको बेचने जाया करते थे। क्योंकि इनका जो दोस्त था जिसने इनको वो आइडिया दिया था, उन्होंने केवल आइडिया देकर ही वो गायब हो गया था। अब पूरा काम इन्हीं के ऊपर था। हालांकि इनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, फ़िल्टर क्या काम करता है, कैसे होता है, उतनी डीप नॉलेज इनको नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने उस काम को धीरे धीरे करना शुरू किया और अपने फ़िल्टरों को ले जाकर दुकानों पर बेचने लगे। लेकिन जब ये अपने फ़िल्टरों को लेकर दुकान पर जाते थे तो लोग इनके फ़िल्टर को लेते नहीं थे और इनको वापस निराश होकर लौटना पड़ता था। लेकिन जब ये एक दिन दिल्ली की एक मशहूर दुकान हंसराज गैरेज में गए तो हंसराज गैरेज के मालिक हंसराज ने इनको बैठाकर कुछ तीखे सवाल इनसे पूछे कि ये फ़िल्टर कैसे काम करता है, कितने दिनों तक चल सकता है, और इनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसलिए इनको थोड़ी उदासी लगी और हंसराज ने इनका मनोबल को गिरता देखकर इनको फिर कुछ सीख दी। इस तरह से उनकी सीख पर इन्होंने फिर से अपने उस फ़िल्टर के कारोबार को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने इनसे कहा कि फ़िल्टर में कई वैरायटी होती है, आप अपने फ़िल्टरों की वैरायटी को बढ़ाइए और अपने काम को इस तरह से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करिए। और उससे मोटिवेशन मिलने के बाद फिर इन्होंने अपने उस फ़िल्टर के कारोबार को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर इनका जो वो फ़िल्टर बनाने का कारोबार था वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि साल 1963 में इन्होंने स्टील बर्ड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना भी कर डाली
और ये उस समय तक लगभग 280 तरह के ट्रैक्टर के फिल्टर बनाया करते थे। साथ में ट्रैक्टर के और भी पार्ट्स जिसमें एयर फिल्टर, हाइड्रोलिक, लिफ्ट, इस तरह के आइटमों का निर्माण अपनी उस कंपनी में करने लगे थे, जिससे इनका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की इनकी होती जा रही थी। और जैसे इनका कारोबार बढ़ने लगा, इनके जो यार दोस्त थे, मिलने वाले थे, उन्होंने इनको सजेशन दिया कि आप क्यों ना हेलमेट का काम भी शुरू करें, क्योंकि उस टाइम तक भारत में काफ़ी सारी टू व्हीलर कंपनी आ गई थी जो अच्छे अच्छे टू व्हीलर मार्केट में उतार रही थी, और सरकार भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने ही वाली थी। तो ये हेलमेट का जो कारोबार है ये काफ़ी अच्छा हिट हो सकता है। और साल 1976 में इन्होंने हेलमेट इंडस्ट्रीज में भी कदम रखा। वहाँ पर ये अपनी स्टील बर्ड कंपनी में हेलमेट का निर्माण भी करने लगे। हालांकि 70 के दशक तक भारतीय जो हेलमेट इस्तेमाल करते थे वो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते थे, इसलिए वो काफ़ी महंगे भी हुआ करते थे। इसीलिए स्टील बर्ड ने अपने देश में हेलमेट को बनाकर उनको सस्ते रेट पर बेचना शुरू किया। और ये 1976 वही साल था जब दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हेलमेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया। तो इस तरह से जो इनके हेलमेट की सेल थी वो एकदम से बढ़ने लगी। और उस दौर में पिलकिंगस्टन ऐसी कंपनी थी जो भारत में फाइबर ग्लास के मजबूत क्वालिटी वाले हेलमेट बनाया करती थी। लेकिन उस कंपनी के जो कुछ लोग थे वो सुभाष को जानते थे, इसलिए सुभाष ने अपनी जानकारी का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी से उस सीक्रेट फॉर्मूले को लिया कि जिससे वो भी कंपनी की तरह ही अच्छे हेलमेट बना सकें। और उस फॉर्मूले को मिलने के बाद फिर स्टील बर्ड ने भी उस इंटरनेशनल क्वालिटी का हेलमेट बनाने शुरू कर दिए, जिससे भी कंपनी का जो कारोबार था वो एकदम से बूम करने लगा। क्योंकि जो विदेशी कंपनियां थीं उनके हेलमेट की क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी तो थी, लेकिन उनके प्राइस भी काफ़ी महंगे थे। लेकिन स्टील बर्ड ने उस क्वालिटी के साथ प्राइस को कम कर दिया। अब इन्होंने अपनी हेलमेट की जो मार्केटिंग थी वो भी करनी शुरू की। शुरुआत में दिल्ली के जो दुकानदार हैं उन पर अपने हेलमेटों को ले जाकर बेचते थे, लेकिन जो इनके हेलमेट के प्राइस थे वो उस समय पर 65 रुपये का हेलमेट था। दुकानदार चाहते थे कि कंपनी उनको 55 या 60 रुपये तक हेलमेट दे दे, क्योंकि दुकानदार भी जानते थे कि नई कंपनी है, कम पैसे में ही अपने प्रोडक्ट को बेच देगी। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष अपने जो प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से जानते थे और वो समझते थे कि एक ना एक दिन उनका प्रोडक्ट बिकेगा ज़रूर। और जब सरकार ने ये नियम लागू कर दिए कि हेलमेट आपको ज़रूर पहनना है, तो एकदम से डिमांड बढ़ने लगी। और जो दुकानदार इनके प्रोडक्ट के कम कीमत दे रहे थे वही फिर इनकी मुँह मांगी कीमत देकर उनके प्रोडक्ट को ख़रीद कर फिर उसको मार्केट में बेचने लगे। इस तरह से इन्होंने केवल एक दिन में ही 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट किया। और एक अच्छे व्यापारी की तरह इन्होंने अपने उस प्रॉफिट को अपनी मार्केटिंग पर ही इस्तेमाल किया। इन्होंने उस पैसे से अपने स्टील बर्ड के जो प्रोडक्ट थे उनके ऐड अखबार में निकलवाने शुरू किए, साथ ही साथ दूरदर्शन पर भी अपने ऐड दिखाने शुरू किए। और वो भी ऐसे प्रोग्राम में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम था चित्रहार, जहाँ पर बॉलीवुड के गाने दिखाया करते थे। और वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था दूरदर्शन पर उस ज़माने में। तो उस प्रोग्राम के बीच अपने ऐड चलवाना काफ़ी एक्सपेंसिव था, लेकिन उसका फ़ायदा कंपनी को जल्द ही मिला। उससे कंपनी को इनिशियल बूस्ट मिला और कंपनी की मार्केटिंग काफ़ी तेज़ी से हुई। इस तरह से लोग स्टील बर्ड का नाम जानने लगे। लोगों की डिमांड भी स्टील बर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इसलिए कंपनी ने अपने जो प्राइस थे 65 रुपये, अब उनको बढ़ाकर 70 रुपये 40 पैसे तक कर दिया था। अपने हेलमेट की कीमत को बढ़ाकर कंपनी ने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया था। और उनकी जो उस मार्केटिंग में जो काफ़ी पैसा उनका खर्च हुआ था वो धीरे धीरे उनका रिकवर भी होने लगा था। और फिर कंपनी के पास जैसे जैसे पैसा आता गया, कंपनी ने अपने कारोबार को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू किया। साल 1980 में कंपनी ने मायापुरी में 1 एकड़ ज़मीन खरीदकर वहाँ पर अपना एक नया प्लांट शुरू किया, जहाँ पर ये हेलमेट के अलावा और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाने लगे। और अब तक कंपनी का कारोबार सुभाष कपूर के बेटे राजीव कपूर के हाथों में आ चुका था। राजीव कपूर ने हेलमेट इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने के लिए इटली की कंपनी से समझौता किया और साथ में ही इनको एक बल्क ऑर्डर मिला जो करोड़ों रुपए का था। लेकिन कंपनी ने सारी तैयारी कर ली थी। मायापुरी वाला जो इनका प्लांट था वहाँ पर सब कुछ सेटअप बनकर तैयार भी हो चुका था। लेकिन जिस दिन शिपमेंट होनी थी उसी दिन कंपनी के जो गोदाम था उसमें आग लग गई और इनका जो करोड़ों का हेलमेट थे उनमें आग लगने की वजह से वो सारे ख़त्म हो गए। इस तरह से इनका जो पूरा कारोबार था वो चौपट हो गया, क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ था, इसलिए ये उसको रिकवर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब मैं अपने इस बिज़नेस को बंद कर दूंगा। लेकिन फिर इनके पिताजी ने इनको मोटिवेट किया और फिर से अपने इस बिज़नेस को खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। और फिर ये प्रेरित होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक में गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने लगभग 21 करोड़ रुपए का लोन लिया। और उस लोन को लेकर फिर इन्होंने अपना हिमाचल प्रदेश में ही अपना एक छोटा सा एक और प्लांट खरीदा और वहाँ पर हेलमेट बनाने का एक और कारखाना स्थापित किया, जहाँ पर ये 3000 हेलमेट डेली बेसिस पर तैयार कर रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में भी 3000 हेलमेट डेली बेसिस पर तैयार कर रहे थे। इस तरह से 6000 हेलमेट ये उस समय पर डेली बेसिस पर तैयार करने लगे थे और अपना उस टूटे हुए कारोबार को दोबारा से जोड़ने में लग गए थे।
और कंपनी की मेहनत के दम पर ही साल 2005 के आने तक कंपनी फिर से हेलमेट इंडस्ट्री में नंबर 1 हो चुकी थी। अब राजीव कपूर के ऊपर 23 करोड़ का लोन तो था ही, लेकिन इनका काम अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन साल 2005 में इन्होंने जिस कंपनी से टाई अप किया था नावा, वो कंपनी पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई और बैंकरप्ट होने का असर जो इनकी स्टील बर्ड कंपनी पर भी पड़ा। इसीलिए इन्होंने अपने उस कारोबार को बेचकर अपने उस लोन को उतारने का फैसला किया और इन्होंने अपने जो प्लांट चल रहे थे उनको सारा बेचकर फिर अपने उस 23 करोड़ के लोन को पूरा किया और अपने कारोबार को वहाँ पर बंद कर दिया। लेकिन इनके जो और दूसरे प्रोडक्ट बनाने का काम था वो अच्छा खासा चल रहा था। जो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच रहे थे उनका काम अच्छा खासा चल रहा था, क्योंकि ये वहाँ पर हेलमेट के जो ऊपर के कवर होते हैं उनको बनाकर दूसरी कंपनियों को सप्लाई कर रहे थे। वो इनका काम अच्छा खासा चल रहा था और उस काम में इनको केवल 2 साल में ही 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिससे इन्होंने और भी अपने कारोबार को फैलाना शुरू किया। और पूरी दुनिया में इनके हेलमेट के कवरों की इतनी डिमांड थी कि अगर ये अपनी उस कवर को सप्लाई ना करते तो पूरी दुनिया की हेलमेट इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता। इस तरह से इनका कारोबार इतना बड़ा हो चुका था। लेकिन फिर इन्होंने साल 2011 के दौर में ऐसा वक्त देखा कि जहाँ पर हेलमेट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा सुस्त थी, तो इन्होंने अपने फिर जो हेलमेट इंडस्ट्रीज है उसमें दोबारा से वापस आने का निर्णय लिया। साल 2011 में इन्होंने अपने जो प्लांट को दोबारा से शुरू किया और 10,000 हेलमेट डेली बेसिस पर बनाकर फिर से ये मार्केट में दोबारा से छा गए। स्टील बर्ड जो पुराना नाम था अब वो दोबारा से मार्केट में किंग बनता चला गया और हेलमेट में भी इन्होंने काफ़ी सारी वैरायटियाँ लोगों को दी। अच्छी क्वालिटी के हेलमेट काफ़ी कम कीमत पे लोगों को उपलब्ध कराए, जिससे इनका स्टील बर्ड का जो कारोबार था वो लगातार हिट साबित होता चला गया। और कंपनी ने फिर अपने जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाया। कंपनी आज की तारीख में 30,000 हेलमेट डेली बेसिस पर तैयार करती है और कंपनी का जो टर्नओवर है वो भी हज़ारों करोड़ों रुपए में है। कंपनी की टोटल मार्केट की बात की जाए तो लगभग 550 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। इस तरह से कभी फर्श से उठे हुए व्यक्ति ने अपनी कंपनी को अर्श तक पहुंचाया। तो दोस्तों आज की स्टील बर्ड की स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।